हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। एमसीक्यूज वाली जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी में आज हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आए हैं। तो जो भी बच्चे पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। पीसीएस के अलावा अन्य किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से नहीं जुड़े थे। गांधी जी जो ये नीचे समाचार पत्र दिए गए हैं इनमें से कौन से समाचार पत्र से नहीं जुड़े थे। पहला है यंग इंडिया, दूसरा है नवजीवन, तीसरा है इंडियन ओपिनियन और चौथा है युगांतर। कौन से समाचार पत्र से गांधी जी नहीं जुड़े थे। यंग इंडिया ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। किस तरह का था? साप्ताहिक समाचार पत्र। नवजीवन इससे भी गांधी जी जुड़े हुए थे। इंडियन ओपिनियन इसे 1904 में गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? गांधी जी के द्वारा। कब शुरू किया गया था? 1904 में। युगांतर, युगांतर पत्रिका से गांधी जी नहीं जुड़े हुए थे। कौन सी पत्रिका से? युगांतर पत्रिका से गांधी जी नहीं जुड़े हुए थे। इसे अनुशीलन समिति का मुखपत्र कहा जाता था। कौन सी समिति का? अनुशीलन समिति का मुखपत्र किसे कहा जाता था? युगांतर पत्रिका को। तो ये भी आप याद रखेंगे। युगांतर पत्रिका, इससे गांधी जी नहीं जुड़े हुए थे। बाकी तीनों ही समाचार पत्र ऐसे थे जो जिनसे गांधी जी जुड़े हुए थे। यंग इंडिया से, नवजीवन से, इंडियन ओपिनियन से। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। कौन कौन से समाचार पत्र हैं? यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन। इन तीनों से गांधी जी जुड़े हुए थे। युगांतर से गांधी जी नहीं जुड़े हुए थे। युगांतर ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसे अनुशीलन समिति का मुखपत्र कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कर्पूर मंजरी की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी। कर्पूर मंजरी की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन देख लीजिए, अमर सिन्हा ने, ऑप्शन बी है बिल्हाना ने, ऑप्शन सी है कुतक ने, ऑप्शन डी है राजशेखर ने। कर्पूर मंजरी किस भाषा में की गई थी? प्राकृत भाषा में। इसकी रचना की गई थी प्राकृत भाषा में। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी राजशेखर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? राजशेखर के द्वारा कर्पूर मंजरी लिखा गया था। लेकिन ये किस भाषा में लिखा गया था? प्राकृत भाषा में। जबकि जो राजशेखर है वो संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार थे। किस भाषा के? संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार थे। ये भी आपको याद रखना है। और कौन से शासकों के दरबार में थे ये? प्रतिहार वंश के जो शासक थे उनके दरबार में ये, प्रतिहार वंश के दरबार में, प्रतिहार वंश के दरबार में ये दरबारी कवि थे। कौन? राजशेखर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्पूर मंजरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? राजशेखर के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा हुआ था। कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा हुआ था? कब हुआ था ये कांड? 1908 में हुआ था। कौन कौन इनसे जुड़ा हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, भगत सिंह, खुदीराम बोस, तारकनाथ दास या उपयुक्त सभी। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से कौन कौन जुड़ा हुआ था? तो एक तो थे प्रफुल्ल चाकी। कौन थे? प्रफुल्ल चाकी। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे खुदीराम बोस, जिन्हें सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई थी। खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी किन्हें दी गई थी? खुदीराम बोस को दी गई थी। और ये मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़े हुए थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी के वाहन पर बम फेंका था, लेकिन उनकी मौत नहीं हुई थी। उनकी जगह 2 अंग्रेज महिलाओं की मौत हो गई थी और इसी के लिए इन्हें
बाद में फांसी की सजा दी गई थी इसी षड्यंत्र के लिए, मुजफ्फर षड्यंत्र के लिए, तो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बायोडीजल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बायोडीजल के बारे में ऑप्शन देख लीजिए। भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा में स्थापित किया गया है। दूसरा ऑप्शन है, बायोडीजल रतन जोत नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। तीसरा है, बायोडीजल केवल वनस्पति तेल से उत्पादित किया जा सकता है। तो कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3। कौन से इसमें से सही हो जाएंगे? पहला देखिए, भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा में स्थापित किया गया है, तो ये एकदम सही हो जाएगा। भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? काकीनाडा में। काकीनाडा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और ये ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। किसके सहयोग से? ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश के अंदर बायोडीजल रतन जोत नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, ये एकदम सही है। बायोडीजल रतन जोत नामक पौधे से भी प्राप्त किया जाता है। बायोडीजल केवल वनस्पति तेल से उत्पादित किया जा सकता है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बायोडीजल केवल सिर्फ ये वाले जो ऑप्शन होते हैं ये लगभग गलत ही होते हैं। तो बायोडीजल केवल वनस्पति तेल से उत्पादित किया जाता है, ये गलत ऑप्शन है। तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा केवल 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, आयुर्वेद का सबसे पहला दर्जा किस संहिता में दिया गया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है तैत्तिरीय संहिता के अंदर, ऑप्शन बी है चरक संहिता के अंदर, ऑप्शन सी है सुश्रुत संहिता के अंदर, या ऑप्शन डी है मित्रायणी संहिता के अंदर। आयुर्वेद का सबसे पहला दर्जा किस संहिता में दिया गया था? तो ये दिया गया था चरक संहिता में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? चरक संहिता में। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर कहाँ पे है ये? अगर पूछे आपसे कहाँ पे है तो ये है तमिलनाडु के मदुरई शहर में। कहाँ पे? तमिलनाडु के मदुरई शहर के अंदर कौन सा मंदिर हो जाएगा? मीनाक्षी मंदिर है। कौन से देवता को समर्पित है? तो शिव एवं पार्वती को। कौन से देवता को समर्पित है? शिव एवं पार्वती को समर्पित है। कौन सी शताब्दी में यह बनाया गया था पूछे आपसे? तो 17वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था मीनाक्षी मंदिर को। किसमें? 17वीं शताब्दी में। और इसे किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो मलिक काफूर के नेतृत्व में, मलिक काफूर के द्वारा ही, मलिक काफूर के नेतृत्व में जो दिल्ली सल्तनत की सेनाएं थी उनके द्वारा इसे नष्ट किया गया था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था पांड्यों के द्वारा। कौन से राजा के द्वारा करवाया गया था? राजा कुलशेखर। राजा कुलशेखर पांड्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मीनाक्षी मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है, तमिलनाडु के मदुरई में है, शिव पार्वती को समर्पित है। 17वीं शताब्दी में इसे स्थापित किया गया था और मलिक काफूर के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत की सेनाओं के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। इस पे आक्रमण किया गया था और राजा कुलशेखर पांड्य के द्वारा इसे बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीचे जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है? पहला देख लीजिए, चुंबी नदी नाथुला और जलेपला दर्रा के बीच बहती है। चुंबी नदी। दूसरा है, सिपकिला दर्रे के सहारे सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। तीसरा आपका ऑप्शन है, देवसा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सा इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2, या ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 और 3। कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? पहला है, चुंबी नदी नाथुला और जलेपला दर्रा के बीच बहती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नाथुला और जलेपला दर्रा दोनों कहाँ पे है?
ये हो जाएगी सिक्किम में। कहाँ पे है ये दोनों दर्रा? सिक्किम के अंदर है। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा दोनों ही सिक्किम के अंदर है, और चुम्बी नदी नाथुला और जलेपला दर्रा के बीच से बहती है, एकदम सही है। दूसरा, सिपकिला दर्रे के सहारे सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो तिब्बत से जब भारत में ये नदी प्रवेश करती है, सतलुज नदी तिब्बत से, तो ये कौन से दर्रे से? सिपकिला दर्रे के सहारे ये भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रे के पास घाटी से होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। दूसरा भी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तीसरा आपका है देवसा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि देवसा दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। लाहौल और स्पीति घाटियों के पास में कौन सा दर्रा है? देवसा दर्रा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो तीसरे वाला आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, न कि उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल्य शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है? केवल्य शब्द किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, शैववाद से, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी है जैन धर्म से, ऑप्शन डी है भगवतवाद से। तो केवल्य शब्द किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है? केवल्य ये संबंधित है जैन धर्म से। कौन से धर्म से संबंधित हो जाएगा? जिस तरह से बुद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है और महात्मा बुद्ध बुद्ध कहलाते हैं, उसी प्रकार जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? केवल्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। मैं बार बार आपको बताती हूँ कि आप यहाँ पे पूरा अच्छे से ध्यान रखेंगे, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा असत्य है, असत्य है, क्योंकि यहाँ पे आपका ध्यान नहीं देंगे तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। पहला ऑप्शन देख लीजिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता के दौरान, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये एकदम सही है। दूसरा है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। तीसरा है, इस सभ्यता में मातर देवी की उपासना की जाती थी। चौथा है, व्यापार और वाणिज्य सिंधु सभ्यता में उन्नत दशा में था। ये एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? व्यापार प्रधान सभ्यता थी। उसके बाद जब वैदिक सभ्यता आती है तो वो किस प्रकार की सभ्यता होती है? कृषि प्रधान सभ्यता। व्यापार और वाणिज्य सिंधु सभ्यता में उन्नत दशा में था। इस सभ्यता में मातर देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे की खोज कब होती है? उत्तर वैदिक काल के दौरान लोहे से परिचित होते हैं लोग। और सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे बड़ा सांस्कृतिक संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है। तो करंट का क्वेश्चन है, आपसे आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा सांस्कृतिक संग्रहालय हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ पे बनाया जा रहा है? हरियाणा के राखीगढ़ी में बनवाया जा रहा है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोगों को लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन बी है वैदिक साहित्य से, ऑप्शन सी है चांदी के आहत सिक्कों से, या ऑप्शन डी पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति से। तो चांदी के साक्ष्य कब से मिलने शुरू हो गए थे? हड़प्पा सभ्यता के दौरान से ही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता
के दौरान से ही मिलने शुरू हो गए हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम इस सीरीज में कर रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है या तो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप जो भी बच्चे आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ नई सीरीज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।